हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स कैंपस। आज मैं आप सभी लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आरटीई एक्ट 2009 पढ़ाने जा रही हूँ। अगर आप ये मेरा वीडियो देख लेते हैं तो मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ कि इसको देखने के बाद आप जब भी आरटीई एक्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप हमेशा उन क्वेश्चंस के आंसर सही ही टिक करके आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आरटीई एक्ट 2000 के संवैधानिक प्रावधान, यानी कि आरटीई एक्ट 2009 के जो संवैधानिक प्रावधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या क्या है। पहला पॉइंट है हमारा, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। यानी कि जो हमारा अनुच्छेद 21A है उसी में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया, ये सभी को पता है। सेकंड पॉइंट हमारा, शिक्षा का अधिकार संविधान के स्वतंत्रता का मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, जो हमारे मूल अधिकार है, मूल अधिकार में जो स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है उसी के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार हमको दिया गया है। तीसरा है, इस अधिनियम से पहले निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का उपबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में व्यवस्था की गई थी। यानी कि जो ये मूल अधिकार वाला ये अभी जोड़ा गया है 2009 में, इसको मूल अधिकार बनाया गया है, लेकिन इससे पहले जो इसका उपबंध था वो क्या कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व में था अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, जिसमें ये कहा गया था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर राज्य 6 से 14 वर्ष के जो बालक होंगे, बालिकाएं होंगी, उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का उपबंध करेगा। लेकिन आप सभी को पता है कि जो हमारे मूल अधिकार होते हैं वो न्यायालय में हम उनके लिए रिट डाल सकते हैं, हम उनके लिए न्यायालय जा सकते हैं अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। ये केवल निर्देश ही देते हैं कि एक स्टेट को ऐसा होना चाहिए, यानी कि एक राज्य को ऐसा होना चाहिए, राज्य को ऐसा करना चाहिए। एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए एक राज्य को ऐसा करना चाहिए। तो ये जो पहले जो अनुच्छेद 45 था इसमें केवल निर्देश ही देता था, वो लागू नहीं हो पा रहा था कहीं ना कहीं। इसीलिए इसको इफेक्टिव बनाने के लिए, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए इसको मूल अधिकार बनाया गया। जब इसको मूल अधिकार बना दिया गया तो अगर किसी भी बालक को 6 से 14 वर्ष के बालक की अगर को शिक्षा नहीं मिल पा रही किसी वजह से, तो उसके पास अधिकार है, उसको अधिकार दिया गया है, तो वो न्यायालय जा सकता है, वो धारा 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इसमें यही बोला गया है। फिर है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 का लोप कर अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार घोषित किया। वही जो बताया गया कि जो अनुच्छेद 45 था उसका लोप किया गया है और अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार घोषित किया गया। मूल अधिकारों की जो पावर होती है वो नीति निर्देशक तत्वों से ज़्यादा होती है। ठीक है, नवीन अनुच्छेद 45 के द्वारा 6 वर्ष तक की आयु के बालकों को पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा का अवसर देने के लिए उपबंध किया गया है। यानी कि जो धारा 45 थी अब उसमें ये बोल दिया गया है 6 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा का अवसर देने के लिए उपबंध किया गया है, या राज्य इसका उपबंध करेगा। ठीक है, इसके आरटीई एक्ट 2009 को कानूनी अधिकार बनाने हेतु 86वां संविधान संशोधन किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि आरटीई एक्ट 2009 को कानूनी अधिकार बनाने के लिए कौन सा संशोधन किया गया, तो आप आंसर देंगे कि 86 किया गया, यानी कि 86 अमेंडमेंट किया गया। फिर है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21A से जोड़ा गया। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो आपका आंसर होना चाहिए कि अनुच्छेद 21A से जोड़ा गया। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने की क्या आवश्यकता पड़ी, तो आपका आंसर ये होना चाहिए क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 45 बालकों को शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं करती थी। बालकों को दिए गए मूल अधिकारों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु
बालकों की शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिए, क्योंकि राज्य के नीति निदेशक तत्व निर्देश देते थे, उन्हें लागू नहीं किया जा सकता था। ठीक है, वही जो मैंने आपको पहले बताया कि जो धारा 45 है वो केवल निर्देश देती थी कि एक राज्य ऐसा करेगा या एक राज्य को ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब इसको अधिकार बना दिया गया तो राज्य को ऐसा करना पड़ेगा, ये होता है। ठीक है, तो पहले क्या था, केवल निर्देश देते थे, लागू नहीं हो पा रहा था, बच्चों को जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, और कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो अभी भी नहीं मिल पा रही है। लेकिन जब से ये जो हमारा RTE एक्ट 2009 आया है तब से काफ़ी सुधार हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुई है। तो इसमें यही क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इसको लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप यही कहेंगे कि जो पहले ये हमारा क्या कहते हैं अनुच्छेद 45 में नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता, तो जो केवल निर्देश देता था उसको लागू नहीं कर पाता था, और 21A में जब से जोड़ा गया है अनुच्छेद 21A में, तब से ये लागू भी हो गया है। कैबिनेट की बैठक 2 जुलाई 2009 को हुई थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसके लिए जो कैबिनेट की बैठक कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 2 जुलाई 2009 को। फिर सेकंड पॉइंट हमारा, राज्यसभा में इसको कब पारित किया गया, तो राज्यसभा में इसको 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया। अगर क्वेश्चन आता है कि जो RTE एक्ट 2009 राज्यसभा में कब लाया गया, तो आपका आंसर होगा 20 जुलाई 2009। फिर लोकसभा में कब पारित किया गया, तो आपको पता है कि एक सदन में कोई भी बिल आता है उसके 14 दिन बाद हमें जो दूसरा सदन होता है उसको जवाब देना होता है, उसको अनुमोदन देना होता है। तो 14 दिन के बाद यानी कि 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में इसको पारित कर दिया गया। फिर 26 अगस्त 2009 को श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जब उस समय राष्ट्रपति थी, तो उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया, और जब ये राज्यसभा में पारित हो गया, लोकसभा में पारित हो गया और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, साइन कर दिए, तब ये क्या बन गया, हमारा कानून बन गया। क्या बन गया, कानून बन गया। और 27 अगस्त 2009 को भारतीय परिप्रेक्ष्य में उद्घोषणा, ठीक है, 27 अगस्त 2009 को इसकी उद्घोषणा की गई। अगले ही दिन के न्यूज़पेपर में, टीवी चैनलों पे इसके बारे में बताया जाने लगा, यानी कि गजट में प्रकाशन अगर पूछा जाता है तो आप कहेंगे 27 अगस्त 2009 को RTE एक्ट 2009 गजट में आया था। ठीक है, फिर 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे देश में इसको लागू कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में उसमें धारा 370 लगी हुई थी, जिसके कारण RTE एक्ट 2009 प्रभावी नहीं हो पाया था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। भारत RTE एक्ट को लागू करने वाला 135वां देश बन गया है, यानी कि इससे पहले 134 देश जो हैं वो RTE एक्ट को पारित कर चुके हैं, और भारत लागू करने वाला कौन सा देश बन गया है, 135वां। नेक्स्ट हमारा, विश्व में RTE एक्ट को लागू करने वाला पहला देश नॉर्वे था। ठीक है, RTE एक्ट में कुल 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं एवं 1 अनुसूची है। ठीक, भारत में सर्वप्रथम आज़ादी से पहले निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की कल्पना का श्रेय गोखले बिल 1910 में गांधी जी के राजनैतिक गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत में शिक्षा के अधिकार का जन्मदाता गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। भारत में शिक्षा के अधिकार का जन्मदाता किसे कहा जाता है, भारत में शिक्षा के अधिकार का जन्मदाता गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको पता है कि इसमें अध्याय 7 हैं, धाराएं 38 हैं और अनुसूची 1 है। तो हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो हमारी धाराएं हैं और अध्याय हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये अध्याय 1 है इसका नाम है प्रारंभिक। इसका क्या नाम है? प्रारंभिक। ठीक है, और इसके अंतर्गत कितनी धाराएं आती हैं? 2 धाराएं आती हैं, 1 और 2। ठीक है, और ये हमारी क्या है? धारा 1। सबसे पहले इसमें धारा 1 में 3 चीज़ों का वर्णन किया गया है। नाम, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये इसका नाम है। अगर पूछा जाए RTE एक्ट का पूरा नाम क्या है, सही तो आपका बताना होगा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, फिर है विस्तार। इसका विस्तार कहाँ तक है? तो इसमें जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में RTE एक्ट 2009 का विस्तार। ये गलती से RTI लिख गया है, लेकिन ये RTE है। ठीक है,
वो टाइपिंग करते समय थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये हमारा RTE है, 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू। ठीक है, फिर है इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के नाम, ठीक है, जिसका नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये इसका नाम है, का उल्लेख RTE एक्ट 2009 की धारा 1 में किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के नाम का उल्लेख RTE एक्ट की कौन से धारा में किया गया है, तो आपका आंसर होगा कि RTE एक्ट की धारा 1 में किया गया है। और जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में RTE एक्ट 2009 का विस्तार होगा, इसका वर्णन भी धारा 1 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फिर है हमारा धारा 2 है, इसमें उपधाराओं का उल्लेख किया गया है। उपधारा, इसका जो नाम है धारा 2 का उपधाराओं का उल्लेख, और इसमें जो उपधाराएं हैं वो हैं का से चा तक। इसमें जो हमारा पहला है 2 का का, पिछड़े वर्ग। यहाँ पिछड़े वर्ग से मतलब है कि जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं उनकी शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभावग्रस्त अलाभित समूह के बालकों की शिक्षा, यानी कि ऐसे बच्चे जो अभावग्रस्त हैं या अलाभित हैं, यानी कि जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, जो APL BPL की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे बालकों की शिक्षा। नेक्स्ट है हमारा बालक से आशय। यहाँ बालक से आशय पूछा गया है। अगर पूछा जाता है कि RTE एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत बालक का आशय बताया गया है, तो आपका आंसर होगा धारा 2। धारा 2 के अंतर्गत बालक के बारे में बताया गया है। तो यहाँ बालक से आशय का मतलब है सामान्य बालक। पहला तो हमें याद रखना है सामान्य बालक, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं की शिक्षा की यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, तो इसमें लिखा है बालक की उम्र का निर्धारण RTE एक्ट 2009 की धारा 2 में किया गया है। ठीक है, बालक की उम्र का निर्धारण RTE एक्ट की कौन सी धारा में किया गया है, तो बालक की उम्र का निर्धारण RTE एक्ट की धारा 2 के गा सेक्शन में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 2 घा, दिव्यांग बालकों की उम्र का निर्धारण। यहाँ पे पहले बता दूं कि इनकी जो उम्र है वो 6 से 18 वर्ष रखी गई है। तो दिव्यांग बालकों की उम्र अगर पूछी जाए कितनी रखी गई है, ये क्वेश्चन एक बार CTET में आ भी चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। दिव्यांग बालकों की उम्र का निर्धारण RTE एक्ट की धारा 2 के घ सेक्शन के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, फिर है 2 का इंग्या। ठीक है, इसमें प्रतिबालक शुल्क का निर्धारण, प्रतिबालक शुल्क का निर्धारण, और ये कोई शिक्षक नहीं करेगा, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कार्य है, ये किसी शिक्षक का कार्य नहीं है। और प्रतिबालक शुल्क का निर्धारण धारा 2 के इंग्या सेक्शन में किया गया है। फिर 2 का चा, विद्यालय से आशय। यहाँ पे विद्यालय के बारे में बताया गया है कि विद्यालय 4 प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के विद्यालय होंगे। पहला सरकारी, दूसरा प्राइवेट यानी निजी, फिर अनुदानित जैसे NGO जो चला जाते हैं, स्पेशल यानी कि स्पेशल एजुकेशन जहाँ पे विशेष कैटेगरी के बच्चे पढ़ते हैं, जैसे जिनको विशेष प्रशिक्षण के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के विद्यालय खोले जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कितने प्रकार के विद्यालयों का वर्णन RTE एक्ट 2009 में किया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 4 प्रकार के विद्यालयों का वर्णन RTE एक्ट 2009 में किया गया है। ठीक है, और स्पेशल यानी विशेष विद्यालय से यहाँ पे मतलब ये है कि जो विशेष प्रशिक्षण द्वारा बच्चे पढ़ाए जाते हैं, जैसे ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो ऐसे बच्चों की शिक्षा स्पेशल विद्यालयों में होगी। नेक्स्ट है हमारा अध्याय 2, बालक का शिक्षा का अधिकार। इस अध्याय का नाम है बालक का शिक्षा का अधिकार, और इसमें जो धाराएं हैं वो धाराएं 3 से 5 धाराएं आती हैं, यानी कि 3, 4, 5 धाराएं अध्याय 2 के अंतर्गत आती हैं। धारा 3 कहती है कि बालक का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इसका नाम है, धारा 3 का नाम है बालक का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये धारा 3 का नाम है यानी टाइटल है, और इसमें बताया गया है कि RTE एक्ट 2009 की धारा 3 के अंतर्गत
6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारा धारा 4 आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश। इसमें बताया गया है कि आयु के अनुसार ही बच्चों को कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। पहला पॉइंट है हमारा 6 वर्ष के बालक को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि RTE एक्ट 2009 के तहत जो भी विद्यालय मान्यता प्राप्त है जिनको, उन विद्यालयों में अगर कोई बच्चा 6 वर्ष का हो गया है और वह विद्यालय में प्रवेश लेने जाता है तो उसे कक्षा 1 में ही प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि क्लास फर्स्ट में प्रवेश दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूलों की, तो प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, कि जब बच्चा 2.5 साल का हो जाता है या 3 साल का हो जाता है तो उसका एडमिशन करा देते हैं। फिर PG, LKG, UKG, नर्सरी, फिर जाके जब कहीं 6 साल का हो जाता है, जब वो 6 साल का हो जाता है तो उसको क्लास फर्स्ट में डाला जाता है। और वो जब 6 साल का हो जाता है तब तक उस बच्चे को काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही बच्चा 6 साल का होगा उसको डायरेक्ट क्लास फर्स्ट में एडमिशन दे दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10 वर्ष के बालक को कक्षा 5 में प्रवेश दिया जाएगा, भले ही वह पहले कभी भी विद्यालय ना गया हो तथा इससे पहले की शिक्षा उसने ग्रहण की ना हो, तब भी उसे कक्षा 5 में ही प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि कोई भी बच्चा हो, अगर वो जैसे कोई स्टूडेंट है, हाँ, और वो 6 साल का हो गया और उसने विद्यालय में अपना एनरोलमेंट नहीं कराया, यानी कि नामांकन नहीं कराया, और फिर जब वो 7 साल का हुआ तब भी नहीं कराया, 8 साल का हुआ तब भी उसने अपना एडमिशन नहीं कराया, 9 साल का हुआ तब भी उसने अपना एडमिशन नहीं कराया। अब जब वो 10 साल में अपना एडमिशन कराने विद्यालय में जाएगा, किसी सरकारी विद्यालय में जाएगा, तो उसको क्लास फर्स्ट में प्रवेश ना दे के उसको क्लास 5 में प्रवेश दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल है कि आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश, यानी कि जो बच्चा 10 साल का है और वो आपके विद्यालय में प्रवेश लेने आया है, तो उसी की उम्र के जो बच्चे हैं आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं और 10 साल के बच्चे आपके विद्यालय में क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, तो जो बच्चा प्रवेश लेने आया वो भी 10 साल का है, तो आपको उस बच्चे को उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ाना होगा। ये रूल है इसका, ठीक है। फिर है बालक की जितनी आयु होगी, यानी कि 10 होगी तो उसको क्लास 5 में डाल दिया जाएगा, और अगर बालक की आयु 11 साल होगी तो उसको क्लास 6 में डाल दिया जाएगा, और बालक की आयु अगर 12 साल होगी तो उसको क्लास 7 में डाल दिया जाएगा, ठीक है। उसको उसके समान आयु में पढ़ रहे बालकों की कक्षा में ही प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है उन बालकों को 14 वर्ष के बाद भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी जिन्होंने 14 वर्ष तक अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं की। नेक्स्ट है हमारा जिन बालक को आयु के आधार पर ही प्रवेश दिया गया है और उसने आयु के हिसाब से प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं की है, उस बालक को अन्य बालकों के समान होने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। या ये पॉइंट ये कहता है कि जैसे कोई बच्चा है जिसने 10 साल में प्रवेश लिया है आपके विद्यालय में, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट क्लास 5 में डाल दिया गया है, तो क्लास 4 का जो नॉलेज था, क्लास 3 का जो नॉलेज था, क्लास 2 का जो नॉलेज था, क्लास 1 का जो नॉलेज था, इन चारों क्लासों में जो उसको सीखना चाहिए था उसने वो तो सीखा नहीं, ठीक है। विद्यालय में आकर उसने इन 4 क्लास को ड्रॉप आउट किया है। ड्रॉप आउट का मतलब है कि उसने पढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट वो क्लास 5 में पहुंच गया है। तो इसका जो नॉलेज कराने के लिए विद्यालय में क्या दिया जाएगा, विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। विशेष प्रशिक्षण द्वारा उसका ये जो उसको क्लास 5 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जितना उनको नॉलेज है उतना नॉलेज उस बच्चे को भी कराया जाएगा, उनके बराबर उस बच्चे को लाया जाएगा। फिर है RTE एक्ट 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। ये जो पॉइंट है ये RTE एक्ट वाला ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सीटेट में आ भी चुका है कि RTE एक्ट 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। मतलब ये RTE एक्ट की एक कमी भी कही जा सकती है, ठीक है। और इसमें जैसे है 8 साल का बच्चा कक्षा 3, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट है हमारा
अध्याय 3 में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता के कर्तव्य ये आएंगे और धाराएं इसमें हैं। धाराएं इस अध्याय के अंतर्गत आती हैं 6 से 11। धारा 6 कहती है नवीन विद्यालयों की स्थापना। नवीन विद्यालयों की स्थापना। धारा 6 के तहत एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक में 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय तथा 3 किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जा सकेगा। यानी कि ऐसे एरिया जो बैकवर्ड में आते हैं, बैकवर्ड ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, उनमें 1 किलोमीटर के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय तथा 3 किलोमीटर के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जा सकेगा। यानी कि नवीन विद्यालयों की स्थापना की जा सकेगी। नेक्स्ट है धारा 7। धारा 7 वित्तीय प्रबंधन यानी कि जो फाइनेंस है उसका मैनेजमेंट। ठीक है। RTE एक्ट 2009 का संचालन करने के लिए जो भी राशि खर्च होगी, यानी कि जो भी पैसा खर्चा होगा उसका खर्च केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मिलकर उठाएंगे। यानी कि RTE एक्ट का संचालन करने के लिए RTE एक्ट से जुड़ी जो भी योजनाएं हैं, उप योजनाएं हैं, उनका संचालन करने के लिए राज्य सरकार 35% और केंद्र सरकार 65% उस खर्च का वहन करेगी। कहीं कहीं पर पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पे ये अनुपात 90 और 10 का है। यानी कि 90% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 10% राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और कहीं कहीं पे ये अनुपात 60 और 40 भी देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे ये रेशियो जो है वो 60 और 40 भी देखने को मिलता है। 60% और 40%। C यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और S कहीं कहीं पर मिलता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में अभी ये लागू नहीं है। इससे हमारा धारा 8 समुचित सरकार के कर्तव्य। ठीक है। समुचित सरकार के कर्तव्य। पहले तो इसमें कर्तव्य बताए गए हैं कि शैक्षिक क्रियाओं का संचालन करने के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार अपने कर्तव्यों का पालन करेगी। यानी कि जो शैक्षिक क्रियाएं संचालित होंगी, है ना, उससे जुड़े जितने भी कर्तव्य हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अपने कर्तव्यों को निभाएंगे। ठीक है। RTE एक्ट में उल्लेखित समुचित सरकार जो वर्ड यूज़ होता है उसका यहाँ पे मतलब क्या है, तो ये आप जैसा लिखा है वैसा याद कर लीजिए। केंद्र सरकार या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जिसमें कोई विधानमंडल नहीं है, प्रशासक द्वारा नियंत्रित विद्यालय के संबंध में केंद्र सरकार। ठीक है। दूसरा, किसी राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में राज्य सरकार से। ठीक है। तीसरा है विधानमंडल वाले किसी संघ राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में उस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से। ये समुचित सरकार के अंतर्गत आता है, तो आप इसको जैसा का तैसा लिखा है वैसा ही याद कर लीजिए। थोड़ा टिपिकल है, लेकिन हाँ अगर आ जाता है, आपने एक बार भी पढ़ा होगा तो आप इसको कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा धारा 9 स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, तो इसमें बोला गया है स्थानीय स्तर पर RTE एक्ट से जुड़ी योजनाओं का संचालन करने के लिए स्थानीय प्राधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार मिलकर करेंगे। यानी कि जो RTE एक्ट से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनका संचालन राज्य सरकार और केंद्र सरकार कैसे करेगी, वो क्या करेगी, स्थानीय प्राधिकारी को नियुक्त करेगी। ठीक है। जैसे नोडल अधिकारी हो गए, BEO हो गए और स्कूल के हेडमास्टर। ठीक है। स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत और जो आते हैं जैसे नगर निगम या नगर परिषद, जिला परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत। फिर से सुन लीजिए। स्थानीय प्राधिकारी का आशय यहाँ पे है नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। मैं कहती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। स्थानीय प्राधिकारी वर्ड कई बार RTE एक्ट में यूज़ होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इसको याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा धारा 10 माता पिता के कर्तव्य। माता पिता के कर्तव्य, पेरेंट्स के कर्तव्य क्या हैं। पहला है, जो आपको पता है कि संविधान का जो भाग 4 का है, ठीक है, उसका जो आर्टिकल 51 का है, 51 का 36 से 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है। इसके बाद 51 का जो हमारा अनुच्छेद है, उसमें एक अनुच्छेद ये बोलता है कि
यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ये जो संविधान में हमारा 11वां मूल कर्तव्य है, ठीक है, उसकी बात यहाँ की गई है। वही माता पिता के कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और उनका जो विद्यालय में है वो नामांकन करवाएं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा धारा 11, 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। राज्य सरकार आंगनवाड़ी के द्वारा 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अगर पूछा जाता है RTE एक्ट की कौन सी धारा के अंतर्गत आंगनवाड़ी शब्द का यूज़ किया गया है या आंगनवाड़ी के बारे में बताया गया है, तो आंसर होगा धारा 11 के अंतर्गत आंगनवाड़ी के बारे में बताया गया है। फिर है अध्याय 4, विद्यालय एवं शिक्षकों के कार्य, कर्तव्य एवं अधिकार यानी कि उत्तरदायित्व। ये अध्याय मैंने लिखा है RTE एक्ट 2009 का सबसे लंबा या बड़ा अध्याय है, ठीक है। इसके अंतर्गत धाराएं 12 से 28 आती हैं, 12, 13, 14 ऐसे करके 28 धाराएं इस अध्याय के अंतर्गत आती हैं। पहला हमारा जो इसके अंतर्गत धारा आती है धारा 12, जिसमें लिखा है निजी शिक्षण संस्थान में 25% सीटें। तो यहाँ प्रारंभिक कक्षा से दुर्बल वर्ग मतलब इकोनॉमिकली वीकर, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, APL अबाउट पॉवर्टी लाइन व अलाभित समूह, जो ऐसे लोग जो सुविधाओं से वंचित हैं, के लिए आरक्षित रहेंगी। यानी कि 25% जो सीटें होंगी वो निजी विद्यालयों में इकोनॉमिकली जो वीकर हैं, BPL वाले कैंडिडेट हैं, APL वाले कैंडिडेट हैं, है ना, तो उनके लिए 25% सीटें क्या है वो आरक्षित रहेंगी हर निजी विद्यालय में। व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी और जो भी 25% सीटें रिज़र्व रहेंगी, ठीक है, उनका जो भी खर्चा आएगा उनको बच्चों को पढ़ाने में, ठीक है, उसका खर्चा कौन उठाएगा? राज्य सरकार उठाएगी, ठीक है। और ये भी बात कही गई है जहाँ पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी कि जैसे सरकारी विद्यालयों में तो कक्षा 1 से शुरू होता है, क्लास 1 से, लेकिन जो निजी स्कूल होते हैं वहाँ पे LKG UKG ऐसे शुरू होता है। तो वहाँ की जो स्टार्टिंग जो भी कक्षा होगी यानी क्लास होगी, जैसे PG है, LKG है, UKG है, नर्सरी है, तो इनका अगर वहाँ प्रावधान है तो वहाँ जो सबसे प्रारंभिक कक्षा होगी जैसे PG है तो वहाँ से यह नियम लागू होगा। यानी कि PG से ही बच्चों की 25% सीटें रिज़र्व कर दी जाएंगी। अगर LKG से शुरुआत होती है उस विद्यालय की तो LKG के लिए 25% सीटें रिज़र्व कर दी जाएंगी और उसका खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। नेक्स्ट है 25% सीटों का आवंटन लॉटरी के जरिए किया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं बता दूँ जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कक्षा 1 से 8 तक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है RTE एक्ट 2009 में प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है, ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा का मतलब यहाँ पे यह है, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा। नेक्स्ट है हमारा धारा 13, प्रति व्यक्ति फीस और अन्वीक्षण प्रक्रिया नहीं के बारे में बताया गया है। प्रति व्यक्ति फीस और अन्वीक्षण प्रक्रिया नहीं के बारे में बताया गया है धारा 13 के अंतर्गत, ठीक है। उसमें बोला गया पहला पॉइंट, प्रति व्यक्ति फीस लेने पर लिए गए शुल्क का 10 गुना जुर्माना देय होगा। पहली बात तो है कि कोई भी टीचर है, कोई भी किसी भी विद्यालय में कोई भी टीचर है, प्रधानाध्यापक है, वो किसी भी बच्चे से फ़ीस वसूल नहीं करेगा, ये रूल है, ठीक है, वो उससे फ़ीस वसूल नहीं करेगा। लेकिन अगर करता है तो क्या होगा, उससे 10 गुना जुर्माना देना होगा। जैसे अगर 100 रुपये शुल्क लिया तो 100 का 10 गुना यानी कि 1000 रुपये उसको जुर्माना देना होगा। ये तो हो गई फ़ीस लेने की बात। दूसरा इसमें दिया गया है अनुवीक्षण प्रक्रिया, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, अदर लैंग्वेज बोल सकते हैं प्रवेश प्रक्रिया। बच्चों या माता पिता का साक्षात्कार लिए जाने पर पहले उल्लंघन करेंगे तो 25,000 रुपये का जुर्माना देय होगा, 25,000 रुपये का जुर्माना देय होगा पहली बार उल्लंघन करने पे। और लेकिन इसके बाद भी आप अगर उल्लंघन करते हैं दूसरी बार
तो हर बार 50,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। जितनी बार उल्लंघन करेंगे 50,000 का देना होगा। पहली बार अगर उल्लंघन करते हैं और ऐसा करना बंद कर देते हैं तो केवल 25,000 देकर बच जाएंगे। धारा 14, किसी बालक के पास आयु का प्रमाण पत्र ना होने की स्थिति में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें बोला गया कि अगर कोई बच्चा जिसके पास आयु का प्रमाण पत्र नहीं है कि वो कब पैदा हुआ, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यही होता है कि हमें आयु के अनुसार विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश दिया जाता है। तो अगर किसी बच्चे के पास आयु का प्रमाण पत्र नहीं है कि वो कब पैदा हुआ, तो उसको प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए 4 चीज़ें बताई गई हैं। अस्पताल अथवा दाई का अभिलेख, अगर आपके पास जो बच्चा जहाँ जन्म लेता है जिस हॉस्पिटल में उसका कोई रिकॉर्ड हो, या कोई प्रोफेशनल दाई हो जिसने जो डिलीवरी करवाई हो उसके पास कुछ लिखा हो, तो उसका अभिलेख चलेगा। यानी कि अभिलेख का मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड्स है। आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड, आंगनवाड़ी में आपने बच्चे को पढ़ाया है, प्री प्राइमरी एजुकेशन दिलवाई है, तो आपने जब बच्चे का नाम लिखवाया था तो अगर आपने डेट ऑफ बर्थ कुछ लिखवाई है तो वहाँ का रिकॉर्ड चल सकता है। माता पिता अभिभावक का शपथ पत्र, अगर माता पिता लिख के दे देते हैं कि हाँ ये मेरा बच्चा है और ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है स्टैम्प पेपर पे, तो वो अभिभावक का शपथ पत्र चल जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है किसी भी स्थिति में प्रवेश तो दिया ही जाएगा, प्रवेश देना ही होगा, प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। धारा 15, किसी बालक को शैक्षणिक वर्ष के अंत में अथवा विस्तारित कालावधि में प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी बालक को शैक्षणिक वर्ष के अंत में अथवा विस्तारित कालावधि में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि यदि कोई छात्र विस्तारित कालावधि के बाद भी प्रवेश लेता है तो प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि आपने अपने विद्यालय की खोलने की जो वो रखी कि 1 जुलाई से हमारा विद्यालय खुल रहा है, तो अगर बच्चा क्या कहते हैं कि प्रवेश लेने नहीं आता है, 3 महीने हो जाते तब भी नहीं आता, 4 महीने हो जाते तब भी नहीं आता है, फिर वो 6 महीने के बाद आता है, तो तब भी आपको उसको प्रवेश देना होगा। लेकिन 6 महीने के बाद भी नहीं आता है और वो सत्र के अंत में आता है, सत्र के अंत में यानी कि वही 8 जब सत्र ख़त्म होने में 4 महीने या 3 महीने बचे, तब वो अगर प्रवेश लेने आता है तब भी आपको उसको प्रवेश देना ही होगा। ठीक है, आप प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते। ठीक, विस्तारित कालावधि जैसे 6 माह है, 6 माह के बाद भी आपको बच्चे को प्रवेश देना होगा। धारा 16, किसी भी विद्यार्थी को ना तो कक्षा में रोका जाएगा ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। नो डिटेंशन पॉलिसी। लेकिन 3 जनवरी 2019 को RTE एक्ट 2009 में संशोधन किया गया। यह धारा 16 से संबंधित है। मतलब 3 जनवरी 2019 को धारा 16 में संशोधन किया गया है जिसका नाम है शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019। पहला पॉइंट है इसका, 1 मार्च 2019 से ये देश भर में लागू हो गया। 11 जनवरी 2019 को राजपत्र में इसको प्रकाशित कर दिया गया था। ठीक, अब इसमें क्या है संशोधन में कि इसमें संशोधन ये किया गया कि कक्षा 5 व कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में यदि कोई छात्र अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, तो 2 महीने के अंदर उसकी विशेष प्रशिक्षण द्वारा पुनः तैयारी करवाई जाएगी। यानी कि जो भी उसको छूटा है, जो भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, विशेष प्रशिक्षण द्वारा उसकी तैयारी कराई जाएगी 2 महीनों के अंतर्गत। उसको जो समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ वो लैकिंग कर रहा है, यानी कि जो वो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षा की जो बात होती है कि बच्चा कहाँ कमी कर रहा है, वो क्या करते हैं, विशेष प्रशिक्षण द्वारा उसकी तैयारी करवाई जाएगी। यदि पुनः परीक्षा में भी बच्चा फेल हो जाता है तो समुचित सरकार, यानी कि जो सरकार के अंतर्गत जो लोग आते हैं, विद्यार्थी को उक्त कक्षा, यानी कि जिस कक्षा में पढ़ रहा था, मान लो कक्षा 5 में पढ़ रहा था, कक्षा 5 और में ही वो फेल हो गया और दोबारा परीक्षा ली गई तब भी फेल हो गया, तो कक्षा 5 में ही रोकने की अनुमति दे सकती है। ठीक है, ये है संशोधन धारा 16 में जो हुआ है, अभी 2019 में ही हुआ है। धारा 17 का मतलब है डेंजर मीन्स खतरा। बालक को शारीरिक
अथवा मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता। किसी भी बच्चे पर आप हाथ नहीं उठा सकते, उसको डंडे से पीट नहीं सकते, ठीक है। जैसे इसमें लिया है, किसी छात्र को घूरना धारा 17 के अंतर्गत आता है। आप किसी भी बच्चे पर हाथ नहीं उठाएंगे, आप बच्चे को मानसिक प्रताड़ना नहीं देंगे, ये धारा 17 के अंतर्गत आता है, ये दंडनीय अपराध है। धारा 18, बिना मान्यता के विद्यालय की स्थापना व संचालन नहीं किया जा सकता। धारा 18 हमसे ये कहती है कि कोई भी विद्यालय जिसको RTE एक्ट 2009 के तहत मान्यता नहीं मिली है, ठीक है, तो उसका संचालन नहीं किया जा सकता। और RTE एक्ट के तहत अगर उसको स्थापना करनी है विद्यालय की, तो उसको RTE एक्ट के जो मानक है उसको पूरा करना होगा, ठीक है। मान्यता समाप्त होने के बाद विद्यालय संचालित नहीं किया जा सकता। जैसे किसी भी विद्यालय की मान्यता 2009 में समाप्त हो रही है और वो फिर भी विद्यालय को चलाया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, उसको संचालित नहीं किया जा सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उससे जुर्माना लिया जाएगा। यदि कोई विद्यालय मान्यता समाप्त हो जाने के बाद ही विद्यालय का संचालन करता है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा, 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। जारी रखने की स्थिति में पहले तो 1 लाख का जुर्माना होगा, लेकिन फिर भी 1 लाख जुर्माना देने के बाद भी अगर आप विद्यालय की मान्यता से संबंधित प्रावधान पे फोकस ना करके विद्यालय को जारी रख रहे हैं तो 10,000 रुपये प्रति कार्य दिवस दें होंगे। मतलब पर वर्किंग डे, विद्यालय में जिस दिन वर्किंग डे होगा, यानी कि छुट्टियों को छोड़कर, जो छुट्टियां डिसाइड की जाती हैं, जो सरकार कैलेंडर निर्धारित करती है, उसमें जो छुट्टी वाले दिन हैं उनको छोड़ के जब जब विद्यालय में कार्य होगा, है ना, वर्किंग डे में, उससे प्रति वर्ग कार्य दिवस 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा पर वर्किंग डे एज पर कैलेंडर डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। ओके। धारा 19, धारा 18 के अंतर्गत किसी विद्यालय को तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक वह इन मानकों पर खरा नहीं उतर। धारा 18 में बताया गया है कि स्थापना के बारे में बताया गया है और मान्यता के बारे में बताया गया है। तो धारा 18 के अंतर्गत किसी विद्यालय को तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा जब तक धारा 19 में जो मानक दिए गए हैं वह उन मानकों को पूरा नहीं करता। पहला है, पूर्व में स्थापित विद्यालय को 3 वर्ष की अवधि में अपने खर्चे पर ऐसे मान और मानक पूरे करने होंगे। इसका मतलब क्या है, यदि RTE एक्ट लागू होने से पहले कोई विद्यालय चल रहा था, इसका मतलब यहाँ पे यही है कि यदि कोई विद्यालय, जैसे हमारा RTE एक्ट 2010 से लागू हुआ संपूर्ण भारत में, तो हमें है अगर कोई विद्यालय 2010 से पहले स्टैब्लिश हुआ है, सरकारी विद्यालय, और वो RTE एक्ट 2009 के तहत मान्यता प्राप्त करना चाहता है तो उसे धारा 19 की शर्तों को पूरा करना होगा। अर्थात RTE एक्ट में धारा 18 के तहत मान्यता प्राप्त करने के लिए धारा 19 के मानकों को पूरा करना होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि धारा 19 में वर्णित मान एवं मानक, पहला है, शिक्षकों के लिए कक्षा, एक कार्यालय सह भंडार सह प्रधानक कक्ष, यानी कि शिक्षकों के लिए कक्षा होनी चाहिए, एक कार्यालय, एक ऑफिस होना चाहिए, एक स्टोर रूम और सह प्रधानक अध्यापक कक्ष और एक प्रिंसिपल ऑफिस होना चाहिए उससे जुड़ा हुआ। नेक्स्ट, बाधा मुक्त पहुंच। बाधा मुक्त पहुंच का मतलब यहाँ पे ये है आसानी से, जहाँ बच्चे आसानी से ईजिली पहुंच सकें। तीसरा है, बालक व बालिकाओं के लिए पृथक पृथक शौचालयों की व्यवस्था, बालक और बालिकाओं दोनों के लिए पृथक पृथक अलग अलग शौचालय की व्यवस्था हो। चौथा है, सुरक्षित व पर्याप्त जल। सुरक्षित मतलब साफ हो, कीटाणु रहित, और पर्याप्त मतलब बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे हैं उनको पूरा हो जाए उतना जल हो। रसोई घर हो। छठवां, खेल का मैदान हो। सातवां, भवन की दीवार अथवा बाड़ द्वारा सुरक्षा, यानी कि जो हमारा विद्यालय जहाँ पे स्थित है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री हो, ठीक है, ताकि जो विद्यालय में अवांछित जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, वो विद्यालय में प्रवेश ना करें। जैसे कहीं कहीं क्या होता है कि विद्यालय चल रहा है और कहीं गाय आ जा रही है, कहीं भैंस आ जा रही है, और कहीं कोई भी आ जा रहा है, तो ऐसा ना हो, ठीक है। तो उसके चारों ओर एक बाउंड्री होनी चाहिए। फिर पुस्तकालय, एक रीडिंग रूम होना चाहिए। शिक्षण उपस्कर। शिक्षण उपस्कर का मतलब है कि एजुकेशन से जुड़े इक्विपमेंट होने चाहिए, जैसे टीचिंग एड्स हो गए, ये सब हो गया। खेल उपस्कर मतलब जो बच्चों के लिए विद्यालय में खेल कूद की व्यवस्था भी की जाती है, तो खेल कूद से जुड़े वो जो उपकरण होते हैं
वो भी होने चाहिए। तो ये हमारे क्या है, ये धारा 19 में वर्णित मानक है। तो अगर किसी विद्यालय को धारा 18 के तहत RTE एक्ट में मान्यता प्राप्त करनी है तो उसे धारा 19 के ये मानक पूरे करने होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें उस विद्यालय में होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट धारा 20 अनुसूची में संशोधन, जिसको बोलते हैं बदलाव या अमेंडमेंट, की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। मतलब अनुसूची में कोई भी संशोधन होगा, बदलाव होगा, ठीक है, उसकी जो शक्ति होगी वो राज्य सरकार के पास नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास होगी। धारा 20 के अनुसार विद्यालय से संबंधित मान और मानकों की अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति केंद्र सरकार को है। अगर विद्यालय से जुड़े मानकों को चेंज करना है, कोई भी मानक है जो क्या कहते हैं सही नहीं लग रहा है, तो अगर चेंज करना है तो उसको चेंज करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास ही है। धारा 21 विद्यालय प्रबंध समिति यानी कि SMC। धारा 21 स्थानीय प्राधिकारी में विद्यालय के हेडमास्टर भी आ जाएंगे। विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालकों के माता पिता या संरक्षकों और शिक्षकों में निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी कि शिक्षकों में से जिसको प्रतिनिधि बनाया गया है से मिलकर विद्यालय प्रबंध समिति का निर्माण करेगा। कौन करेगा? स्थानीय प्राधिकारी। इन लोगों से मिलकर विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालकों के माता पिता यानी कि माता पिता, शिक्षकों में निर्वाचित प्रतिनिधि, शिक्षकों में जिनको प्रतिनिधि बनाया गया वो, इन दोनों से मिलकर विद्यालय प्रबंध समिति का निर्माण करेगा। तो इसमें क्या है, 75% यानी कि 3/4 जो होंगे वो माता पिता यानी कि संरक्षक होंगे। दुर्बल वर्ग में माता पिता का प्रतिनिधित्व, दुर्बल वर्ग के जो माता पिता होंगे उनका प्रतिनिधित्व होगा, ठीक है, यानी कि वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे। 50% सदस्य महिलाएं होंगी। 50% सदस्य क्या होंगी? महिलाएं होंगी। यानी कि अगर 16 सदस्य कमेटी में हैं तो 8 सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है। भारत की RTE के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति के कर्तव्य, विद्यालय के कार्यों को मॉनिटर करना, विद्यालय के जो भी कार्य हैं उनको मॉनिटर करना, उनको नियंत्रण करना, इसका कार्य कौन करेगा? SMC करेगी। विद्यालय विकास योजना तैयार करना व सिफारिश करना। अगर कोई भी विद्यालय है उससे जुड़ी जो SMC है वो ये चाहती है कि विद्यालय में ये इस तरह की चीज़ें और होनी चाहिए, विद्यालय का और विकास होना चाहिए, तो SMC क्या करेगी? योजना तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी। ठीक है, मांग करेगी उसकी। सरकार प्राधिकारी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान फंड के उपयोग को मॉनिटर करना। सरकार से, प्राधिकारी से और अन्य स्रोत से जो अनुदान प्राप्त होता है उसको मॉनिटर कौन करेगा? SMC करेगा। ये SMC के कर्तव्य हैं। ठीक है, जिसका वर्णन धारा 21 के अंतर्गत किया गया है। SMC का वर्णन धारा 21 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, विद्यालय प्रबंधन समिति का संचालन करने के लिए कम से कम सदस्यों की संख्या 16 होनी चाहिए। पहले यह संख्या 15 थी और ये विद्यालय प्रबंधन समिति जो है वो 1 से 8 तक ही सीमित है। विद्यालय प्रबंधन समिति 1 से 8 तक ही सीमित है, लेकिन 9 से 12 के लिए SDMC स्कूल डेवलपमेंट मॉनिटरिंग कमेटी, इसका मतलब होता है अ गवर्निंग बॉडी दैट मॉनिटर्स स्कूल प्रोग्रेस, होल्ड्स मल्टीपल मीटिंग्स थ्रू आउट द ईयर्स। और SDMC में सदस्यों की संख्या 23 होगी और SDMC 9 से 12 क्लास के लिए होगा। ठीक है। धारा 22 विद्यालय विकास योजना तैयार करना। विद्यालय विकास योजना के गठन का प्रावधान है। 3 वर्ष की योजना होगी जिसमें 3 वार्षिक उप योजनाएं होंगी। जैसे SMC है वो कोई विद्यालय विकास योजना का निर्माण करती है, ठीक है, तो कोई भी योजना होगी वो 3 वर्ष के लिए होगी और उसी के अंदर 3 छोटी छोटी उप योजनाएं होंगी। ठीक है। धारा 23 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, सेवा के निलंबन और शर्तें वर्णित हैं। धारा 23 में शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होगी, उसकी अर्हताएं क्या हैं, सेवा के निलंबन और शर्तें वर्णित हैं। पहला है, किसी राज्य में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। यदि किसी राज्य में पर्याप्त शिक्षक नहीं है वहाँ न्यूनतम अर्हताओं को शिथिल यानी कि 5 वर्ष का रिलैक्सेशन
किया जा सकता है। अगर किसी राज्य में जितने शिक्षक होने चाहिए नहीं है तो वहाँ पर जो न्यूनतम अहारताएँ हैं उनको 5 वर्ष के लिए रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जैसे जो गवर्नमेंट टीचर है उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक, तो वहाँ पे अगर पहले से ही कोई शिक्षक पढ़ा रहा है और वो उन अहर्ताओं को पूरा नहीं कर पाया है तो उसको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि वो अभी कंटिन्यू कर सकता है। ऐसा शिक्षक जिसके पास अहर्ताएँ नहीं हों उसे 5 वर्ष के भीतर अहर्ताएँ अर्जित करनी होंगी। कोई शिक्षक पहले से वहाँ पढ़ा रहा है तो न्यूनतम अहर्ताएँ पूरी कर ले 5 वर्ष के अंदर। ठीक है, और यहाँ अहर्ताएँ का मतलब यहाँ पे ये है शिक्षक पात्रता परीक्षा हो गई, रीट हो गया। ठीक है, तो ये जो जैसे पूछा जाए कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट और रीट ये किस धारा के अंतर्गत आती हैं, तो धारा 23 के अंतर्गत आती हैं। धारा 23 के अंतर्गत। धारा 24 शिक्षकों के कर्तव्य। पहला है हमारा नियमित उपस्थित होना और समय का पालन करना। पहला है शिक्षकों को रोज विद्यालय जाना है और समय पर जाना है। ठीक, दूसरा है हमारा पॉइंट धारा 19 की उपधारा 2 के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और पूरा करना। सॉरी, यहाँ धारा 19 लिखी है वो धारा 19 ना होके वो 29 है। ठीक है, ये 29 है, यहाँ पे 2 कर लीजिए। ठीक है, इस है। ठीक है, धारा 29 की उपधारा 2 के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और पूरा करना। धारा 29 की जो उपधारा 2 है उसी के अनुसार पाठ्यक्रम को संचालित करना होगा और उसको पूरा करना होगा। समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। फिर है बालक के शिक्षण ग्रहण करने की सामर्थ्य का निर्धारण करना। शिक्षक को क्या करना होगा कि बालक कितना ग्रहण कर सकता है उसकी सामर्थ्य का निर्धारण करना होगा। यदि बालक को अतिरिक्त शिक्षण की आवश्यकता है, यदि शिक्षक बच्चे को पढ़ा रहा है फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है और उस बच्चे को अतिरिक्त शिक्षण की आवश्यकता है, अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है, तो शिक्षक को उसकी आवश्यकता को क्या करना होगा, पूरा करना होगा। यदि बालक को अतिरिक्त शिक्षण की आवश्यकता है तो उसकी आवश्यकता को पूरी करना होगा। यहाँ पे निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की बात कही गई है। नेक्स्ट है माता पिता या संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना। ठीक है, माता पिता या संरक्षकों के साथ नियमित बैठक करना, यानी कि पीटीएम जो ऑर्गेनाइज होती है वो करना। और भी विद्यालय में जो बच्चों के परफॉर्मेंसेस होते रहते हैं उनको बताने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है कि मीटिंग रख सकता है। और जैसे आपदा प्रबंधन समिति और कोई भी कार्यक्रम है वो अपने विद्यालय में करवाएगा तो वो पेरेंट्स को भी इनवाइट कर सकता है कि बच्चे और पेरेंट्स दोनों मिल के उस एक्टिविटीज़ को करें और सीखें। तो नियमित बैठकें करना ताकि जो पेरेंट्स हैं विद्यालय में क्या चल रहा है, बच्चों की कैसी प्रोग्रेस है उसको जान सकें। पहला विहित किए गए अन्य कर्तव्यों का पालन करना। और शिक्षकों को अगर किसी क्या कहते हैं कि विद्यालय में कोई कार्यक्रम है, कोई फंक्शन है और भी कोई कर्तव्य अगर उसको दिए जाते हैं तो शिक्षक को उस कर्तव्यों का पालन करना होगा। ठीक है, जैसे 15 अगस्त है, 15 अगस्त में अगर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है और आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको ये काम करना है तो आपको वो काम करना होगा, आप इनकार नहीं कर सकते। नोट, यदि कोई शिक्षक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो सेवा नियमों के अंतर्गत शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। यदि कोई शिक्षक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, यानी कि उसको जो कर्तव्य दिए गए हैं, टाइम पे स्कूल आना, बच्चों को पढ़ाना, टाइम पे पाठ्यक्रम पूरा करना और जो भी उसको अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, फाइल मेंटेन करना, ये जितने भी कर्तव्य हैं उसकी अगर वो उसका पालन नहीं करता है तो समुचित सरकार मिलकर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। नेक्स्ट है हमारा कार्रवाई से पूर्व शिक्षक को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। लेकिन कार्रवाई करने से पहले शिक्षक से एक बार बात की जाएगी, उसकी बात को सुना जाएगा, फिर है शिक्षक की शिकायतों को दूर किया जाएगा। और अगर शिक्षक कोई शिकायत करता है, विद्यालय के खिलाफ कोई कंप्लेन करता है कि इस वजह से वो इस कार्य को पूरा करने में असमर्थ रहा तो उसको क्या करना होगा, उन लोगों को शिक्षक की शिकायतों को दूर करना होगा। ठीक है, धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात। जिस दिन से अधिनियमित पारित हो गया
उससे 3 वर्ष के अंदर समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सूची के अनुसार विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात बना रहे। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। जिस दिन से अधिनियम पारित हो गया उससे 3 वर्ष के अंदर समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सूची के अनुसार विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात बना रहे। छात्र शिक्षक अनुपात कक्षा 1 से 5 तक की सूची 60 तक अगर होंगे, 60 बच्चे पर 2 टीचर होंगे, 61 से 90 के बीच 3 टीचर होंगे, 91 से 120 के बीच 4 टीचर होंगे, 121 से 200 के बीच 5 टीचर होंगे। अगर 200 से अधिक की बात की जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक नहीं होगा। छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक नहीं होगा। ठीक। नोट, 1 से 50 अधिक बालक होने पर, अगर विद्यालय में 150 से अधिक बालक हो जाते हैं तो एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। 150 यानी कि 150 यहाँ पे इस वाली श्रेणी में, ठीक है, 150 से अधिक बालक होने पर विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि 5 शिक्षक प्लस एक प्रधानाध्यापक, यानी कि 6 शिक्षक। ठीक है। कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात यहाँ पे है, प्रत्येक 35 बच्चों के लिए कम से कम 1 शिक्षक, प्रति कक्षा 1 शिक्षक इस प्रकार हो कि निम्नलिखित के लिए 1 शिक्षक। गणित और विज्ञान को मिलाकर 1 शिक्षक होगा, यानी कि गणित और विज्ञान एक ही शिक्षक पढ़ाएगा। गणित और विज्ञान एक ही शिक्षक पढ़ाएगा। सामाजिक अध्ययन के लिए 1 शिक्षक और भाषा शिक्षक यानी कि हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं के लिए शिक्षक। अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग भाषाएं हैं, तो स्टेट वाइज भाषा शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। जहाँ 100 से अधिक बच्चों को प्रवेश दिया गया है वहाँ एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होगा। ठीक है, वहाँ एक पूर्णकालिक फुल टाइम प्रिंसिपल नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक। पहला है कार्य शिक्षा, जिसको बोलते हैं SUPW। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है? वोकेशनल एजुकेशनल एक्टिविटीज़ लाइक नाइटिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, पेंटिंग, कारपेंट्री एंड अदर क्राफ्ट्स, हॉबीज़ एंड कम्युनिटी सर्विस। तो ये सारे जो वर्क आते हैं वो कार्य शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। जैसे व्यावसायिक शिक्षा हो गई, व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी जो एक्टिविटीज़ हो गई, नाइटिंग, मुन्ना हो गया, गार्डनिंग, बागवानी, कुकिंग, खाना बनाना, पेंटिंग, चित्रकारी करना, कारपेंट्री जो बढ़ईगिरी होती है, और भी जो आर्ट एंड क्राफ्ट यानी कि शिल्प के जो वर्क हैं, और कम्युनिटी सर्विस यानी कि समाज सेवा। ये जितने भी वर्क आते हैं वो कार्य शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है शारीरिक शिक्षा यानी कि PT, योगा, गेम्स के लिए एक अंशकालिक टीचर होगा। कला शिक्षा, आर्ट के लिए एक अलग शिक्षक होगा। नियुक्त प्राधिकारी, धारा 26, नियुक्ति प्राधिकारी जो सिस्टम शिक्षकों की नियुक्ति करता हो या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन विद्यालय के बारे में सुनिश्चित करेगा कि शिक्षक रिक्त पद पर कुल स्वीकृत पदों की संख्या 10% से अधिक नहीं होंगे। यानी कि किसी भी विद्यालय में अगर शिक्षकों के रिक्त पद हैं तो वो रिक्त पद 10% से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, और इसको कौन डील करेगा? इसको नियुक्ति प्राधिकारी करेंगे, जो भी सिस्टम शिक्षकों की नियुक्ति करता है। ठीक है, किसी भी विद्यालय में स्वीकृत पदों की संख्या के 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे। धारा 27, शिक्षकों के इन कार्यों के अलावा किसी भी अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में नियुक्त नहीं किया जा सकता। धारा 27 ये कहती है कि शिक्षकों को जो ये 3 नीचे दिए हैं कार्य, उसको छोड़कर किसी भी अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में नियुक्त नहीं किया जा सकता। जैसे मतगणना हो गई, ठीक है, वोटिंग के टाइम पे नियुक्त किया जा सकता है। जनगणना के समय जो जनगणना होती है 10 वर्ष के अंतराल पे, उसमें नियुक्त किया जा सकता है। और आपदा प्रबंधन, जैसे कोई बीमारी फैल गई है ना, तो उस टाइम पे शिक्षकों को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, शिक्षकों को इन कार्यों के अलावा किसी भी अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये धारा 27 कहती है। ठीक है,
धारा 28, कोई भी शिक्षक प्राइवेट शिक्षण में संलग्न नहीं रह सकता, यानी कि प्राइवेट ट्यूशन पर रोक। तो अगर क्वेश्चन आता है आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, तो धारा 28 के अंतर्गत कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। धारा 19 शिक्षक के लिए पाठ्यक्रम और उसकी धारा 29 शिक्षक के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया सरकार द्वारा लिखित सूचना द्वारा तय किए जाने वाले शैक्षिक अधिकारी या संस्था के निर्देशन में तैयार होगा। यानी कि सरकार जो भी लिखित में जो सूची तैयार करेगी जिन शैक्षिक अधिकारियों की, वही उसका पाठ्यक्रम निर्माण करेंगे और वही उसी संस्था के निर्देशन पर बच्चों का, बालकों का क्या कहते हैं कि मूल्यांकन किया जाएगा। कि उनका मूल्यांकन कैसे करना है, सरकार जो सूची निकालेगी उस सूची में जिन सरकारी शैक्षिक अधिकारियों का नाम मेंशन होगा वही पाठ्यक्रम तैयार करेंगे और वही मूल्यांकन प्रक्रिया को कैसे करना उसका निर्देश शिक्षकों को देंगे। ये कहती है धारा 29। धारा 30 कहती है प्रारंभिक शिक्षा यानी कि कक्षा 1 से 8 पूरी होने तक किसी बालक को बोर्ड परीक्षा में बैठना आवश्यक नहीं होगा। यानी कि कक्षा 1 से 8 तक पूरी होने तक बोर्ड परीक्षा में बैठना आवश्यक नहीं होगा, ये कहती है धारा 30। तो अगर पूछा जाता है कि किस धारा के अंतर्गत बालकों को बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य नहीं है कक्षा 1 से 8 तक, तो धारा 30 के अंतर्गत। ठीक है, बच्चों को कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी करने का प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो कि सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में धारा 37 कहती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंधन समिति बाल अधिकार संरक्षण आयोग के किसी निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकता। यानी कि केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय प्राधिकारी हो या एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति हो, अगर कोई बात ऐसी है जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के खिलाफ है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में वो रिट दायर नहीं कर सकता। ये कहती है धारा 37। ठीक है, धारा 38 समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति व राज्य सरकारें इसके क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर बना सकेंगी। धारा 38 के अनुसार संपूर्ण अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार केंद्र सरकार का है। यानी कि जो संपूर्ण अधिनियम है, संपूर्ण अधिनियम में धारा 38 है, अध्याय 7 है, तो अगर संपूर्ण अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार होगा वो हमारा किसके पास होगा, केंद्र सरकार के पास होगा। पहला पॉइंट ये। दूसरा, आरटीई एक्ट 2009 की धारा 38 में यह उल्लेख किया गया है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य अपनी आरटीई नियमावली बनाएगा। जैसे आरटीई एक्ट 2009 राजस्थान सरकार द्वारा आरटीई की नियमावली की अधिसूचना 29 मार्च 2011 को जारी की गई थी। राजस्थान का अपना आरटीई एक्ट की नियमावली है राजस्थान की, जिसको 29 मार्च 2011 को जारी किया गया था। ठीक है, तो इस धारा 38 के अनुसार अगर पूरे अधिनियम में संशोधन करना है तो उसका अधिकार केंद्र सरकार के पास है। और इसके साथ साथ इस धारा में ये भी वर्णित किया गया है कि राज्य सरकारें क्या कहते हैं कि अपने लिए आरटीई की नियमावली बनाकर अधिसूचना जारी करके नियम बना सकती हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कार्य दिवस शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या क्लास 1 to 5 200 वर्किंग डेज, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस होंगे। ठीक है, कक्षा 6 से 8 220 कार्य दिवस होंगे, कक्षा 1 से 5 800 वर्किंग घंटे होंगे। ठीक है, शिक्षण घंटे। कक्षा 6 से 8 1000 शिक्षण घंटे होंगे। ठीक है, ये याद करना, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 है, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। यानी कि शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह घंटों की न्यूनतम संख्या 45 है, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल हैं।
थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच।